4 का नाम है विद्यालय, यानी हम विद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। जो शिक्षा का प्रमुख स्थान जो है विद्यालय होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं, यानी इस चैप्टर में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। सबसे पहले हम जानने वाले हैं इस चैप्टर के अति लघु प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, जैसा कि लिखा है, विद्यालय की प्रमुख विशेषता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत ही में बता दिया था कि विद्यालय में जाकर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ की शिक्षा ग्रहण करते हैं, अलग अलग प्रकार की भी ग्रहण करते हैं शिक्षा। और विद्यालय में हमारा शारीरिक विकास भी होता है खेल कूद के माध्यम से। तो चलिए इसको आंसर में हम रीड करते हैं। विद्यालय शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है जो बालक के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देता है। यह समाज और घर की आपस में जोड़ने का माध्यम है। कैसे है? अगर वह विद्यालय जाएगा तो विद्यालय में समाज से संबंधित कुछ बातें बताई जाएंगी जिससे कि उसमें सुधार हो सके, और घर का जो वातावरण उसमें अनुसरण उसने जो किया है उसमें भी बदलाव आएगा। तो समाज और घर की आपस में जोड़ने का भी माध्यम है। तो ये पहला प्रश्न हो गया हमारा कंप्लीट। दूसरा देखिए, विद्यालय की प्रमुख उपयोगिता क्या है। तो पहला तो ये है कि बालक का पूरा विकास हो रहा है। इसमें लिखा है ना, यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा है, बालक का सर्वांगीण विकास हो रहा है। चलिए उत्तर में जानते हैं दूसरे का। विद्यालय द्वारा प्राप्ति की जानकारी शिक्षा सर्वोत्तम एवं अनिवार्य होती है, और इसकी प्राप्त करने के पश्चात एवं प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो विद्यालय से बालक शिक्षा ग्रहण करता है तो उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है जब उसकी शिक्षा हो जाती है, जो बालक की योग्यता की प्रदर्शित करता है। यानी प्रमाण पत्र से पता चलता है कि बालक में कितनी योग्यताएं हैं, कितनी क्षमताएं हैं, और किस चीज़ में उसकी ज़्यादा रुचि है, यानी किस विषय को लेकर। ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा है, विद्यालय के 4 प्रमुख कार्य का उल्लेख कीजिए। तो विद्यालय से न केवल मानसिक विकास बल्कि क्या क्या विकास होता है। देखिए, ये शारीरिक विकास ये मैंने आपको बता दिया है। चरित्र विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर चरित्र विकास नहीं होगा तो फिर बालक जो है हिंसा, अपराध, अनैतिक कार्य करने लगेगा, जो कि समाज के लिए हानिकारक होगा। फिर तीसरा है, सभ्यता एवं संस्कृति सीखता है। चौथा है, आदर्श नागरिकता। ठीक है, नागरिकता यानी जो एक नागरिक के कार्य होते हैं अपने देश के प्रति। ठीक है, हम सभी अपने भारत देश के क्या हैं, नागरिक हैं। देखिए 4 क्वेश्चन, शिक्षा के अभिकरण के रूप में विद्यालय का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो उत्तर में, विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट पर्यावरण है जिसे जहाँ जीवन के कुछ निश्चित गुणों, कुछ निश्चित प्रकार क्रियाओं एवं व्यवस्थाओं की शिक्षा इस उद्देश्य से प्रदान की जाती है जिसमें कि बालक का विकास वैदिक दिशा की ओर होता है। तो विद्यालय में जो किताबें होती हैं, पाठ्यक्रम होते हैं, वो विद्यालय के मानसिक के द्वारा, मतलब उसके मानसिक स्तर के द्वारा बनाई जाती है, यानी उसकी मानसिक की जो स्तर है उसके अनुसार बनाई जाती हैं किताबें। जैसे कि मान लीजिए बच्चा है 8-10 साल का, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो 7 या 8 क्लास में होगा तो उसके हिसाब से क्या है, उसमें पाठ्यक्रम होगा निश्चित, और क्रियाएं भी होंगी, ऐसी व्यवस्थाएं भी होंगी। ठीक है, तो जिससे कि जो बालक का विकास है वैदिक दिशा की ओर होगा, यानी अच्छी आचरण आएंगे उसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब अति लघु हमारी पूरी कंप्लीट हो जाते हैं। केवल इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अति लघु में। जब आप लघु जानने लगेंगे तो अति लघु भी आप कर सकते हैं आसानी से। देखिए पहला लघु है, लघु स्टार्ट होगा यहाँ से। पहला है, गुरुकुलों में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो
गुरुकुलों में कैसे दी जाती थी? आंसर में वैदिक काल में गुरुकुलों या आश्रमों में शिक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन उससे पहले उपनयन संस्कार के पश्चात उपनयन संस्कार होता है। जैसे कि हम एडमिशन लेते हैं, अभी हम जाएं अभी के तौर पर, तो एडमिशन से पहले क्या होता है? टेस्ट होता है। तो उसी प्रकार से उपनयन संस्कार पहले चेक किया जाता है, तब बालकों को गुरुकुलों में प्रवेश दिया जाता है। तो इसको आप याद रख लें, उपनयन संस्कार। बालक 25 वर्ष की आयु में आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। अभी तो 18-19 होते हैं, तब तक शिक्षा हमारी कंप्लीट हो जाती है 12 तक। तो आश्रम में तो पहले जो था 25 वर्ष की आयु तक आश्रम में रहते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। और विद्यार्थियों तो की गुरुकुलों की सेवा सहित न केवल वह शिक्षा ग्रहण करते थे, बल्कि गुरुकुलों यानी वो विद्यालयों में कार्य किया करते थे, जैसे जो घर के कार्य होते हैं, सभी कार्य निश्चित नियमों के अनुसार करते थे। शिक्षा का स्वरूप मौखिक ज्ञान था। मानव का स्वाभाविक सद्भाव व्याख्या करना, तर्क वितर्क एवं प्रश्नोत्तर करना आदि प्रमुख शिक्षण प्रक्रियाएं थी। ठीक है, मानव व्यवहार, सही गलत, उनका स्वभाव, ये सब क्या है? शिक्षा उन्हें प्रदान की जाती थी। जहाँ का संपूर्ण संचालन गुरुकुलों आज्ञा से होता था। सही गलत का निश्चय जो है वो करते थे गुरुकुलों में, जो वहाँ पर पढ़ाई करते थे अध्यापक, जिनको हम बोलते हैं आचार्य। उसके बाद देखिए आगे, आश्रमों का खर्च चलाने के लिए अभी तो क्या है, फीस जमा हो जाती है, पेरेंट्स करते हैं। तो आश्रम में खर्च चलाने के लिए क्या किया करते थे? भिक्षा लेते थे, या अनुदान या गोपालन मुख्य आधार थे। किसी किसी के पेरेंट्स जो है अच्छे घर से थे तो वो दे दिया करते थे। अब जिसके जो निर्धन है वो तो कहाँ से दे पाएगा, है ना? तो फिर क्या किया था? भिक्षा दान भी लिया करते थे। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए दूसरा, शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी ने विद्यालय को किस ढंग से परिभाषित किया? जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा के लिए विद्यालय एक विशिष्ट पर्यावरण है, जहाँ जीवन के कुछ निश्चित गुण, कुछ निश्चित प्रकार की क्रिया एवं व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से प्रदान की जाती है जिससे बालक का विकास वांछित दिशा की ओर हो। तो ये हो गया इसका कंप्लीट जॉन डेवी के अनुसार। ये जो हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था अति लघु में, तो वही है। उसके बाद देखिए तीसरा है, विद्यालय व्यवस्था में कौन कौन से अंग हैं? तो कौन कौन से अंग हैं? देखिए सबसे पहले तो है उचित एवं पर्याप्त स्थान, सुयोग, शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम। एक अच्छा स्थान होना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा ना हो। सुयोग शिक्षक, उन्हें सहयोग करे। शिक्षक ऐसा अध्यापक होना चाहिए जो एक दोस्त की तरह अच्छा संबंध बना रहे छात्र और अध्यापक का। दूसरा है उपयुक्त शिक्षण विधि। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पीरियड होते हैं वो अलग अलग डिवाइड किए जाते हैं कि इतने समय में इतना लेक्चर रहेगा, इतनी सब्जेक्ट का। तो वो विधि होना चाहिए, समय मतलब निश्चित होना चाहिए। ठीक है, इतने में इतने समय में इतना ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये हो गया। और बच्चों को समझाना अच्छे तरीके से, अलग अलग स्तर होता है अलग अलग छात्र का मानसिक। तीसरा देखिए परीक्षा का मूल्यांकन। तो परीक्षा का मूल्यांकन करना कि बालक का विकास कितना है, उसके आधार पर मूल्यांकन करना परीक्षा का, मतलब बोर्ड में उनको एग्जाम में देना। 4 है खेलकूद एवं स्वास्थ्य मनोरंजन की सुविधा आदि। ठीक है, तो ये होना चाहिए जिससे कि बालक का शारीरिक जो विकास है वो हो सके। दूसरे आगे है मिलकर बालक के सर्वांगीण विकास से संबंध है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 4, शिक्षा शास्त्री टीपी नग ने
कौन कौन सी कार्य बताए हैं। तो नग के अनुसार, टीपी नग को हम शॉर्ट में बोल रहे हैं नग, तो इनके अनुसार ये था राष्ट्रीय जीवन के अंग होते हैं, विद्यालय राष्ट्रीय जीवन के अंग होते हैं। 4 कारक हैं। पहला क्या है, राष्ट्र की अतीत की उपलब्धियों का सुरक्षित करना। शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र की जो पहले राष्ट्र ने जितनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनकी सुरक्षा हो जाती है, उनके बारे में बताया जाता है बालक को। अगला है राष्ट्रीय जीवन में सामंजस्य उत्पन्न करना, यानी जो राष्ट्र है उसमें सभी समान भावना उत्पन्न करना उनमें। तीसरा है राष्ट्र के समुदाय में एकता उत्पन्न करके राष्ट्र को शुद्ध बनाना है और उसकी शक्ति का विकास करना है। 4 है राष्ट्र भविष्य को सुरक्षित बनाना। तो इस तरह विद्यालय द्वारा देश के साहित्य, कला, संगीत, नृत्य, स्वास्थ्य, परंपरा, महान पुरुषों के कीर्तक, ग्रंथ आदि ये सब जो हैं कैसे रहते हैं, संरक्षण रहते हैं, यानी सुरक्षा इनसे बनी रहती है। 5 क्वेश्चन है, शिक्षक चयन की दोषपूर्ण प्रक्रिया पर अपने संक्षिप्त विचार लिखिए। इस क्वेश्चन का अर्थ है कि अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए जब वह एक अच्छा शिक्षक है। तो पहला है नियुक्ति में भ्रष्टाचार। तो नियुक्ति में जो नियुक्त किया गया है यानी उसकी क्षमता, उसकी प्रवृत्ति के अनुसार उसको नियुक्त किया गया है, तो ऐसा नहीं हो कि उसको ना नियुक्त करके दूसरे को हमने नियुक्त कर दिया है। ठीक है, तो ये तो दूसरा है आरक्षण व्यवस्था का प्रभाव। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, संरक्षण यानी होता है सुरक्षित करना, है ना, या रक्षा करना, और आरक्षण यानी होता है सुरक्षा नहीं करना या रक्षा नहीं करना। तो जो व्यवस्था है उसकी रक्षा ना करना, ध्यान ना देना। तीसरा है बेरोजगारी उन्मूलन का एक साधन बनाना। मतलब कि अध्यापक को कार्य क्या होता है, बच्चों को पढ़ाना, है ना। अब वो कुछ अध्यापक ऐसे भी होते हैं जो एक बेरोजगारी मान लेते हैं, मतलब कि ज़्यादा पैसे मांगते हैं और फिर वो उस तरीके से शिक्षा भी नहीं देते हैं। तो इस तरीके का है। तो 4 है शिक्षक चयन परीक्षा का ना होना। मतलब कि जो अध्यापक है उनका टेस्ट ना लेकर ऐसी मतलब चॉइस कर लेना। 5 है शिक्षकों के लिए बालक का सर्वांगीण विकास होना। 6 है कुछ प्राइवेट, जिनको हम बोलते हैं निजी प्राइवेट स्कूल होते हैं जिनमें कुछ होते भी नहीं है, तो अरेंज कराने के लिए, मतलब कि पीरियड को अरेंज कराने, छात्रों को पढ़ाने के लिए जो व्यक्ति होते हैं नॉर्मल से, उनको भेजकर बालकों को पढ़ाना। जहाँ पर शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए बालक को, वहाँ पर एक नॉर्मल व्यक्ति पढ़ाता है। तो निजी विद्यालयों में ये होता है अल्प शिक्षित, यानी कम संख्या में अध्यापक होना। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं। विद्यालय चैप्टर है का नाम है ये।